हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था यूज़ एपीआई को। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है, राइट। और जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था वो यहाँ पे है हमारे पास page.js6, और इसके अंदर में हमने एक कंपोनेंट बनाया था branch info, एंड दिस इज अ सर्वर कंपोनेंट एक्चुअली। And inside this branch info, we have written only the branch name and rendered the branch name. And this branch name is taken from the get branch name from the action, right? This is the server action. And here we have implemented the promise, and it will return after 3 seconds that what are the branch name. And this branch name is now resolved by using the use API. And from there, we have just taken the branch name by using the destructure, right? So after destructuring, we have just rendered the branch name. और इसका जो रिजल्ट है मैं आपको यहाँ पे क्विकली दिखला देता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर में। ये कंप्यूटर साइंस जो मैसेज है, ये मैसेज हम लोग को मिल रहा है कहाँ से, तो सर्वर एक्शन से। यहाँ पे ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, और इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था यूज एपीआई। सो यहाँ पे आते हैं, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, देन इट विल डिस्प्ले द फॉल बैक मैसेज लोडिंग डेटा, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 सेकेंड इट विल फिच द कंप्यूटर साइंस मैसेज फ्रॉम द सर्वर एक्शन, एंड इट इज डिस्प्लेड ओवर हेयर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं कि यूज एपीआई का हम लोग और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फिच एपीआई, and fetch API will resolve the message, and that promise is to be handled by using the use API. तो हम लोग use API के अंदर में use करेंगे fetch API को। So return back to the VS Code and let's try to implement the fetch API. और fetch API के अंदर में हम लोग एक URL use करेंगे JSON placeholder का, जहाँ पे मुझे fake data मिलेगा। तो आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं JSON placeholder। और इसके ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, और यहाँ पे मिलेगा आपको यूजर्स इन पॉइंट, और यहाँ से आपको मिलेगा 10 यूज़र का लिस्ट। तो अगर हम लोग इसके ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा मैसेज ऑफ 10 यूजर्स। तो इस यूआरएल को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं और यूज़ करने की कोशिश करते हैं किसे, तो फेच एपीआई को। और फेच एपीआई को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, इनसाइड द यूज एपीआई। तो इसके अंदर में हम लोग कर लेते हैं फेच, एंड इनसाइड दिस फेच वी हैव टू पास दैट यूआरएल, राइट। तो यहाँ पे हमने जो यूआरएल कॉपी किया था उसे यहाँ पे पास कर दिया, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू हैंडल द प्रॉमिस बाय यूजिंग द देन, एंड इनसाइड दिस वी हैव टू रिसीव द रिस्पॉन्स, and that response is to be converted into JSON, right? So response.json, and that information will be received inside the user's data. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि const and then user data, all right। तो देखो यहाँ पे हमें async await यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज कर लिया, और async await खुद ही हैंडल हो जाएगा यूज API के थ्रू। और इसका जो रिस्पांस मिलेगा हमें, वो रिस्पांस चला जाएगा किसके अंदर में, तो यूज़र डेटा के अंदर। अगर आप देखना चाहते हो कि यूज़र डेटा के अंदर में क्या आया, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस यहाँ पे एक लगा दो console log एंड देन डिस्प्ले द यूज़र डेटा। सो हेयर यू विल गेट द यूज़र डेटा। अब यहाँ से वापस आते हैं हम लोग फिर से ब्राउज़र पे, और चेक कर लेते हैं कि हमें ये यूज़र डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। Now it is displaying the loading data, and we have got the message computer science. And now come back to the terminal and see the result. All right, so we have got the 10 user list, right? So here is our user data, and we have fetched all 10 users. All right, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे fetch API को use API के अंदर में यूज कर सकते हैं, and there is no need to use the async await। लेकिन इसके साथ अगर आप async await नहीं यूज करते हो तो एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा।
राइट। क्योंकि जब आप यूज़ करते हो, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यूज़ एपीआई अगर आप यूज़ करते हो तो जब तक हमारा ये डेटा फेच होकर के नहीं मिल जाता है सर्वर से, तब तक हमारा जो कंपोनेंट का रेंडरिंग प्रोसेस है वो सस्पेंडेड रहेगा, राइट। और जैसे ही डेटा रिजॉल्व हो जाता है, जैसे ही हम लोगों को डेटा बैक साइड से मिल जाता है, तो मिलने के बाद इमीडिएटली दिस कंपोनेंट विल बी री रेंडर्ड। इसका मतलब है कि ब्रांच इन्फो जो होगा ना वो 2 बार रेंडर होगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हो कि एक्चुअली में ये ब्रांच इन्फॉर्मेशन 2 बार रेंडर होता है या नहीं होता है, तो आप यहाँ पे क्या करो कि एक कंसोल लॉग कर लो, राइट। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि ब्रांच इन्फो रेंडर्ड। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे मिल जाएगा ब्रांच इन्फो रेंडर्ड, और एक बार जब ये हमारा रिजॉल्व कर देगा डेटा, जब हमारे पास ये डेटा मिल जाएगा, जैसे ही डेटा मिलेगा तो एक बार और मैसेज मिलेगा हम लोगों को ब्रांच इन्फो रेंडर्ड, राइट। तो यहाँ पे जो यूज़र डेटा अभी शो कर रहा है ना, मैं इसे अभी कर देता हूँ कमेंट। अभी मेरा फोकस है कि ब्रांच इन्फो 2 बार डिस्प्ले करता है या नहीं करता है। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा रिस्टोर, और साथ में रखते हैं हम लोग टर्मिनल को, राइट। सो हियर इज़ आवर टर्मिनल, और यहाँ पे हम लोग करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमें मिल गया यहाँ पे ब्रांच इन्फो रेंडर्ड 2 टाइम्स। So this is the main drawback of the use API. So in place of the use API, it is preferred that you should have to use the async await. तो एक बेसिक डिफरेंस क्या समझ लेना है हम लोग यूज एपीआई और async await में, कि यूज एपीआई जब हम लोग यूज करते हैं तो प्रॉमिस रिजॉल्व करता है, और जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हमारा इंटायर कंपोनेंट सस्पेंडेड होता है, राइट। और जैसे ही डेटा रिजॉल्व हो जाता है, हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद वो फिर से हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करता है। लेकिन जब आप यूज करते हो एसिंक अवेट का, तो अवेट जहां पे आप यूज करते हो तो वहां पे वो सस्पेंड कर देता है आपके कंपोनेंट रेंडरिंग को, राइट। और डेटा को फेच करने के लिए चला जाएगा। जैसे ही हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होकर के आ जाएगा, तो जहां से सस्पेंड हुआ था वहीं से वो रिज्यूम हो जाता है, राइट। तो इससे हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है, और हमारा 50% काम तो सेव हो जाता है, राइट। सो वी कैन से दैट द एसिंक अवेट इज मच फास्टर देन द यूज एपीआई। तो अब आप अपने यूज केस के हिसाब से यूज एपीआई का यूज कर सकते हो, और अदरवाइज एसिंक अवेट का यूज कर सकते हो। लेकिन जब कभी भी आप डेटा फेचिंग का काम करो ना, तो उस समय आप एसिंक अवेट का यूज करो, यूज एपीआई का यूज ना करो। तो मैं आपको एसिंक अवेट का यूज करके भी दिखला दूं यहाँ पे कि हमारा जो ब्रांच इन्फो है वो 2 बार रेंडर होता है या 1 बार ही रेंडर होता है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे यूज की जगह पर अवेट, राइट। तो यहाँ से इसे तो मैं पहले रिमूव कर लूँ और इसे मैं हटा लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे अवेट। और जैसे ही आप यूज करोगे अवेट, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा होना चाहिए एसिंक फंक्शन। तो यहाँ पे आप डाल दो एसिंक एंड देन फंक्शन नेम, राइट। और इसके बाद हमारा यहाँ पे मिल जाएगा यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा को अगर आप चाहो तो यहाँ पे शो भी कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको यूज़र डेटा को शो करके भी दिखला देता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे एसिंक अवेट यूज़ किया है तो उसके थ्रू भी हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। और अगर हमारा डेटा फेच हो गया, उसके बाद इसे भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि ब्रांच इन्फो जो रेंडर आ रहा है वो 1 टाइम हो रहा है या 2 टाइम्स हो रहा है। और इसके बाद एक चेंज और आप यहाँ पे कर लो कि जब आप यूज़ कर रहे हो एसिंक फंक्शन, तो एसिंक के अंदर में आप यूज़ एपीआई मत यूज़ करो। तो यहाँ पे आपको ब्रांच नेम अगर नहीं लेना है तो यहाँ पे आपको ब्रांच नेम भी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट द एरर। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रांच इन्फो, और यहाँ पे हमें देखना है कि डेटा मिल रहा है कि नहीं बाय यूजिंग द एसिंक अवेट। और इसके अंदर में मुझे ध्यान देना है कि कंसोल के ऊपर में केवल एक ही बार हमें मैसेज मिलना चाहिए ब्रांच इन्फो, क्योंकि अवेट जो होगा ना वो प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करता है ना। तो चलते हैं, इसे देख लेते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल, और यहाँ से करते हैं हम लोग रिफ्रेश। ऑलराइट,
तो यहाँ पे हमें डेटा मिल गया और एक चीज़ ऊपर में आप आकर के देख लो तो आपको मैसेज मिलेगा कि ब्रांच इन्फो रेंडर्ड, और ये केवल एक ही बार हमें मैसेज मिला। और जैसे ही डाटा फेच हो गया तो डाटा फेच होने के बाद यहाँ पे कहीं पे मैसेज नहीं है ब्रांच इन्फो रेंडर्ड। ऑलराइट, तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं हुआ है, और प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद जहाँ पे ये सस्पेंड हुआ था ठीक उसी जगह से बाकी चीज़ें वो रिज्यूम हो गया। So this is the second use case of the use API, and in place of use API I will recommend to use the async await. Now return back to VS Code और यहाँ पे हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं अपने पुराने वाले use API के ऊपर में। तो इसे मैं कर लेता हूँ uncomment और इसे मैं कर देता हूँ comment, और अब हम लोग चलते हैं use API का next case के ऊपर में। और यहाँ पे जब आप यूज़ करते हो use API को तो यहाँ से जो आपका ब्रांच एक्शन था ना, यहाँ से आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जा रहा था। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन होता है, जैसे हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो उस एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करोगे? तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ ले लेते हैं, रिजॉल्व, एंड सेकेंड वन इज द रिजेक्ट। और यहाँ से जो रिजॉल्व कर रहे थे, इस रिजॉल्व के जगह पर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रिजेक्ट। और रिजेक्ट होगा तो इसे हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रॉमिस के साथ कैच, एंड इनसाइड द कैच वी हैव टू यूज द कॉल बैक फंक्शन। तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर में हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं क्या चीज़, तो जो हम लोग रिजॉल्व करवा रहे थे ना, सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैसेज में रिटर्न कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, कि हमें रिटर्न करना है ब्रांच नेम, और ब्रांच नेम तो मिला नहीं तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ब्रांच नेम, और यहाँ कर लेते हैं नॉट found. Now this branch name will be returned back in place of the resolve, right? तो जहाँ पे रिजॉल्व कर रहे थे वहाँ से अब हमारा रिजेक्ट का मैसेज आएगा, और जो भी रिजेक्ट होगा ना वो हमें यूज API ला करके दे देगा ब्रांच नेम के अंदर में डीस्ट्रक्चर करके, राइट? तो इस ब्रांच नेम को आप यहाँ पे शो कर सकते हो अब, राइट? तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं फिर से डिस्प्ले दैट दिस इज आवर ब्रांच नेम। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ हटा लेना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे यूज़ API, तो यहाँ पे एसिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप इसको पहले रिमूव कर लो। एंड सेव करने के बाद हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। सो लेट्स रिटर्न बैक टू द ब्राउज़र एंड वी आर गेटिंग हियर द लोडिंग डेटा, सो रिफ्रेश इट फर्स्ट। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर द ब्रांच नेम नॉट फाउंड, और ये नॉट फाउंड क्यों आया अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमने कर दिया था प्रॉमिस को रिजेक्ट, राइट? तो जैसे ही रिजेक्ट करोगे तो यहाँ से जो ब्रांच नेम है ये वाला मैसेज वापस चला जाएगा, और इस वापस गए हुए मैसेज को यहाँ पे हम लोग डीस्ट्रक्चर करके रिसीव कर लेंगे, राइट? और इसे यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया ब्रांच नेम नॉट फाउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड इन दिस पार्ट वी विल लर्न दैट हाउ वी विल स्ट्रीम द डेटा फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट कंपोनेंट। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने पेज वाले फाइल के अंदर में, ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है, एंड इनसाइड दिस सर्वर कंपोनेंट लेट्स इम्प्लीमेंट वन क्लाइंट कंपोनेंट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लाइंट कंपोनेंट बना लेते हैं, एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट फोल्डर लेट्स क्रिएट वन कंपोनेंट, और अब की बार हम लोग कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं info branch dot jsx, and this should be a client component. So here you have to write the directive as use client. अब यहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन कर लो कि export default and function, and function name हम लोग अभी कर लेते हैं branch details, and inside that we have to return a division. तो यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं div, और इसके अंदर में कुछ ज़्यादा लिखते नहीं है, this is only for confirmation that we are getting the information from the branch details, right? अब इस branch details वाले को हमें यूज़ कर लेना है page.jsx के अंदर में, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ branch details, and this is imported from the file, and now return back to the browser and check it out. So here we have got the branch details, और ये जो अभी नॉट फाउंड आ रहा है ना एक्सेप्शन के कारण, मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूँ। तो ब्रांच एक्शन में आते हैं और रिजेक्ट वाले को अभी रिमूव कर लेते हैं, हमें डिज़ोल्व कर लेना है अभी।
और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रांच डिटेल आया ना, इसको मैं सेपरेट डिवीजन के अंदर में डाल देता हूँ एंड नाउ रैप इट इनसाइड द डिवीजन। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम और यहाँ पे कर लेते हैं मार्जिन वाई इज 5। और इसके बाद हम लोग क्या करें कि इस दोनों को रैप कर लेते हैं एक सिंगल डिवीजन के अंदर में। सो राइट डाउन हियर द डिवीजन एंड इनसाइड दैट वी हैव टू रैप इट। और इसके अंदर में हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग सेट करेंगे दैट इट शुड बी अ फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गैप ऑफ 5। ऑल राइट, एंड नाउ रिटर्न बैक टू द ब्राउजर एंड हियर वी हैव गॉट द ब्रांच डिटेल्स। अब ये हमारा है एक सर्वर कंपोनेंट और यहाँ पे जो हमें मिला है इन्फो ब्रांच, ये है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ब्रांच एक्शन की अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट, क्योंकि ये हमारा एक सर्वर एक्शन है, यहाँ से हमें प्रॉमिस रिजॉल्व करवाना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपने पेज के अंदर में कि यहाँ पे आकर के और इस प्रॉमिस को मैं यहाँ से अभी रिसीव कर लेता हूँ, राइट। तो प्रॉमिस को रिसीव करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ब्रांच प्रॉमिस। सो हेयर इज आवर ब्रांच प्रॉमिस और ये प्रॉमिस हमें कहाँ से मिलेगा, तो ब्रांच एक्शन से, और इसका नाम है गेट ब्रांच नेम। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट ब्रांच नेम। और गेट ब्रांच नेम आपको याद रखना है कि एक्शन के अंदर में मिलेगा, राइट, ये हमारा सर्वर एक्शन है। तो ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, देख लो यहाँ से कि ये रिटर्न कर रहा है एक न्यू प्रॉमिस को, राइट। तो इस प्रॉमिस को मैं यहाँ पे अभी रिसीव कर लिया हूँ ब्रांच प्रॉमिस के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई यूज एपीआई नहीं हैंडल किया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस ब्रांच प्रॉमिस को पास कर देंगे एज ए प्रॉप, राइट। सो लेट मी कॉपी इट फर्स्ट एंड पास इट एज अ प्रॉप्स। सो यहाँ पे मिल गया मुझे ब्रांच प्रॉमिस और इस ब्रांच प्रॉमिस को मैं रिसीव कर लेता हूँ इस इन्फो ब्रांच के अंदर में। तो यहाँ पे मैं रिसीव कर लेता हूँ ब्रांच प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस को मैं पास कर दूंगा किसके अंदर में, तो यूज़ एपीआई के अंदर में, राइट। तो यूज़ एपीआई के अंदर में पास करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ को, तो यूज़ फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट और डी स्ट्रक्चर करके फिर से आप निकाल लो। और क्या निकालना है यहाँ से, तो ब्रांच नेम एंड देन वी हैव टू यूज़ द यूज़। और यहाँ पे हम लोगों ने जो रिसीव किया ना ब्रांच प्रॉमिस, इस प्रॉमिस को हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं टू रिजॉल्व द प्रॉमिस, राइट। और जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो वहाँ से हमें डी स्ट्रक्चर करके मिल जाएगा ब्रांच नेम और इस ब्रांच नेम को हम लोग यहाँ पे अब डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं ब्रांच नेम एज और यहाँ पे हम लोग ब्रांच नेम को शो कर देंगे, राइट। सो हेयर इज आवर ब्रांच नेम एंड सेव इट। और अब की बार फिर से वापस आते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर में, तो यहाँ पे मिल गया ब्रांच नेम इज कंप्यूटर साइंस। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर में भी अगर आप चाहते हो कि सस्पेंस बाउंड्री का यूज़ करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सस्पेंस के अंदर में, राइट, कि जब तक हमारा रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आप इस फॉल बैक को डिस्प्ले कराओ। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे सस्पेंस और इसके अंदर में हम लोग कर लेते हैं फॉल बैक। और फॉल बैक के अंदर में यहाँ पे आप कुछ अलग मैसेज डिस्प्ले कराओ दैट लोडिंग ब्रांच नेम एंड नाउ रैप दिस कंपोनेंट इनसाइड दिस सस्पेंस। ऑल राइट, और इसके बाद अगर आप आकर के चेक करो इस ब्राउज़र के ऊपर में तो यहाँ पे अभी लोडिंग ब्रांच नेम हो रहा है और जैसे ही लोड हो गया वैसे ही हमें मिल गया कंप्यूटर साइंस एंड हियर आल्सो द कंप्यूटर साइंस। तो इस तरह से आप डेटा स्ट्रीमिंग का भी काम कर सकते हो बाय यूजिंग द यूज एपीआई। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।